सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा प्रतिबंध नहीं हटना चाहिए, वो होम मिनिस्टर थे। जिस नेहरू को रात दिन ये गाली देते हैं, उसी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा शायद ये सीख जाएं, माफ कर दो, प्रतिबंध हटा दो, देश आजाद हो चुका है, शायद कुछ समझ जाए। तो जिसको गाली देते हैं उसकी वजह से प्रतिबंध हटा, जो प्रतिबंध नहीं हटाना चाहता था उसी का बड़ा बुत खड़ा कर दिया है ताकि सच्चाई उसके बुत के नीचे दब जाए। दबेगी नहीं ना, आप और हम हैं ना बोलने के लिए, ये बातें तो रुकेंगी नहीं। दुनिया भर की लाइब्रेरीज में मौजूद है, हिंदुस्तान की लाइब्रेरीज को उजाड़ भी दोगे तो क्या हुआ, आर्काइव्स में बहुत कुछ मौजूद है। और विज्ञान आंदोलन की, साहित्य के आंदोलन की कितनी आवश्यकता है, आज हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके की ऊटपटांग बात करे कि मेरे देश में तो 5000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी, और प्रधानमंत्री ये कहे वो प्लास्टिक सर्जरी में की वजह से ही गणेश जी का जो है वो हाथी का बच्चे का सिर लाके पार्वती के बेटे पे लगाया था। एक मिथ है, लेकिन वो उसको विज्ञान के सत्य के रूप में रखने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, यहां तक बोल दिए कि हमारे देश में 5000 साल पहले स्पेसशिप थे, और फिर सड़क के ऊपर आप बैलगाड़ी से किसी मोटर से चलने वाले व्हीकल पे आएंगे, उसके बाद ही कहीं हवाई जहाज शुरू होगा, हवाई जहाज चल रहे होंगे, उसके बाद ही स्पेसशिप बनेगा। तो जिस दौर की वो बात कर रहे हैं वो दौर है जब केवट जो है अपने श्री राम को नाव में लेके जा रहा है और गीत गा रहा है, ये है ना कथा। तो अगर नाव का जमाना था, धनुष तीर से लड़ाई थी, तो स्पेसशिप कहां से आ गया उस दौर में। तो इस गैर विज्ञानी सोच को इतना आगे बढ़ा दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि उन्होंने अपनी मां की कोख को भी इनकार कर दिया। इतना दम्भ, इतना घमंड कि मां के गुजर जाने के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं जब तक मां जिंदा थी तो लगता था मैं उनकी कोख से पैदा हुआ, जब मां नहीं रही तो मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, ऊपर से उतरा हूं। तो इस दौर के अंदर जहां नफरतों की आंधियां चल रही हैं, जहां गैर विज्ञानी सोच चल रही है, और उस दौर में गौरी दी को याद करना तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उस किस्म के वैज्ञानिक आंदोलनों की जरूरत है, साहित्यिक आंदोलनों की जरूरत है, प्रगतिशील कविता पाठ की जरूरत है, प्रगतिशील नाटक की जरूरत है, हर क्षेत्र के अंदर काम करने की जरूरत है। मजदूर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, खेतीहर आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, विद्यार्थी आंदोलन हो, नौजवान आंदोलन हो, उसी के साथ साथ यह जरूरी है कि कविता मजदूर की बात करे, किसान की बात करे, विद्यार्थी की बात करे, महिला की बात करे। यह जरूरी है कि ऐसे नाटक खेले जाएं और बताया जा सके कि कैसे शोषण होता है, लूटने वाला कैसे दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, और इस शोषण से मुक्ति चाहिए। यही तो किया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से हमारे लेखकों ने, साहित्यकारों ने, नाटक कर्मियों ने। जब पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा का हिस्सा शामिल था, पूरा का पूरा महामारी में फैला था अंग्रेजों की अपनी करतूत से। अनाज कम नहीं उगा था, किसानों के द्वारा उगाया था उन्होंने, पर वो अनाज देश के लोगों को खिलाने की बजाय बाहर भेजा गया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, फौजियों को भेज दिया और हिंदुस्तानी यहां मर रहे थे, भूख में, कंकाल में। 1942 के फैमिन में मरे। उस समय इप्टा बना नहीं था, उसके अलग अलग जगह ग्रुप थे नाटक के, बॉम्बे में उसको इप्टा बोलते थे। उन लोगों ने पूरे देश के अंदर
जिस ढंग से अपने जत्थे के जत्थे चला करके सामग्री इकट्ठी की और बंगाल के अंदर वो फैमिन ग्रस्त लोगों को भेजी, वो इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी बहुत मशहूर है। हर आंदोलन की अहमियत होती है और आज तो इसकी बहुत आवश्यकता है। बहरहाल ये हमें समझना चाहिए, जैसा कॉमरेड यहां पर कह रहे थे कि भाई मजदूर आंदोलन से केदार निकले, मजदूर आंदोलन से जगन्नाथ निकले, मजदूर आंदोलन से वो सबके नाम गिना रहे थे। तो बात तो वही है, मजदूर कष्ट में है, उसकी जिंदगी को देखते हुए जो भी जरा भी हृदय रखता होगा उनके लिए काम करना चाहेगा, वहीं से उसकी यात्रा शुरू होगी और वो समाज के लिए कुछ करने के लिए कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगा। तो उसी पे मैं आना चाहूंगी, आपसे बातचीत कुछ करना चाहूंगी आज। अभी जब हम इस हॉल में बैठे हैं तो चारों तरफ खबरें चल रही हैं, मोबाइल भी भरा पड़ा है कि वेनेजुएला के ऊपर हमला किया ट्रंप की फौजों ने, अमेरिका ने, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ उनकी टीम के और लोग हैं वो भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो कौन से दौर में हम जी रहे हैं? अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो खत्म हुई नहीं, गाजा पट्टी पे पूरी तरह से शांति अभी आई नहीं, इजराइल का समय समय पे वार अभी भी चल रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, ईरान की घेराबंदी वो कर ही रहे हैं, फिर से कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि ईरान की हुकूमत को भी हम उखाड़ के फेंकेंगे। और लैटिन अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसके दक्षिण में नीचे के हिस्से में जो मुल्क हैं साउथ अमेरिका, वो सारे के सारे लैटिन अमेरिकी कहलाते हैं। वो सारे देश जिसमें क्यूबा भी है, चिली भी है, पैराग्वे भी है, उरुग्वे भी है, ब्राजील भी है, अर्जेंटीना भी है, वेनेजुएला भी है, ये सारे मुल्क आते हैं जिनको वो बनाना रिपब्लिक्स के रूप में कहा जाता था कि जैसे आपके घर के पिछवाड़े में आपने कुछ फल फूल लगा रखे हैं, उसमें आपने केला उगाने के पेड़ भी लगा रखे हैं, तो वो आपके तो बैकयार्ड में है ना, जब जाया केला तोड़ा और खा लिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो आप ही का खेत है, आप जब मर्जी जो करो उजाड़ो या रखो। तो उन पूरे लैटिन अमेरिकी देशों का हाल, उत्तरी अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरीके से रखता था, उनको बनाना रिपब्लिक्स बोलते थे। लेकिन क्यूबा में क्रांति के बाद, फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा के नेतृत्व में हुई उस क्रांति के बाद लगातार आप अंदाजा लगाइए, पूरे 41 जमा 25 66 वर्ष हो गए उस क्रांति को हुए, और इस 66 वर्ष के अंदर अमेरिका ने लगातार उनके ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगा रखी है। चारों तरफ समुद्र है, कोई सामान नहीं जाने देते हैं, उसके बावजूद भी क्यूबा की क्रांति जिंदा है, उसके बावजूद भी आज भी वहां पर सबको मुफ्त पढ़ाई है, हर एक के बच्चे को। इस कष्ट के बावजूद भी आज वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, 40% 45% हिस्सेदारी है उनकी सरकार के अंदर, बहुत से क्षेत्र के अंदर वो रोजगारी में है। इतने आर्थिक संकट के बावजूद भी वहां मुफ्त इलाज है, एक समान इलाज है, हर एक को इलाज है। ये कर पाया क्यूबा, इतने आर्थिक संकट के बावजूद, बहुत भयावह संकट है उनको आर्थिक, पर उन्होंने कहा कि हम अपना समाजवाद का मॉडल नहीं छोड़ेंगे। क्यूबा जब पूरे लैटिन अमेरिका के देशों के लिए प्रेरणा बनने लग गया, वो अमेरिकी हुक्मरानों को कभी भी रास नहीं आया। इसलिए जब चिली ने उसी रास्ते पे चलते हुए एलेंडे को प्रेसिडेंट बनाया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी उन दिनों में,
चिली में एलंडे बने, एक सोशलिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बन गया चिली में। अरे क्यूबा के बाद चिली के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खुशी की लहर थी। लेकिन उस एलंडे के खिलाफ अमेरिका की हुकूमत और उसकी CIA ने साजिश किया। उसी की फौजों के बीच में से कुछ लोगों को घेरा, इस्तेमाल किया और उन्हीं के प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर कब्जा करके उनकी हत्या कराई गई। यहां तो चूंकि मीडिया आज ओपन है ज्यादा, उसको गिरफ्तार करके ले गए, अदरवाइज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की हत्या भी वो कर सकते थे। तो प्रेसिडेंट एलंडे की हत्या की गई और जो उनकी कम्युनिकेशन की एजेंसी थी, ITI उसका नाम था, उसका इस्तेमाल किया। वो प्राइवेट सेक्टर की थी। कॉमरेड ने सी सिंह का नाम लिया, NFTE के लीडर का। क्यों बोलते हैं हमारे टेलीकॉम के साथी कि इसको अगर निजीकरण में देते हो तो एक खतरे की घंटी है, विदेशियों के हवाले करते हो तो देश की सुरक्षा का सवाल है। क्योंकि अनुभव ने सिखाया है, वहां के राष्ट्रपति की हत्या, उसके खिलाफ पूरी साजिश, उसके अंदर अमेरिका की वो कम्युनिकेशन की जो कंपनी थी वो शामिल थी। अगर आज हमारे डिफेंस फेडरेशन के साथी ये बोलते हैं डिफेंस सेक्टर के कि डिफेंस उद्योग का निजीकरण करना, उसमें विदेशी पूंजी लगाना और देश के बड़े कॉरपोरेट्स को हवाले करना, ये केवल उन एम्प्लॉइज का नुकसान का प्रश्न नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए जब हम ट्रेड यूनियनिज्म करते हैं तो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखना जरूरी है। यहां मेरे बहुत से साथी यहां पर ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड के यहां बैठे हैं दूसरे साथियों के साथ। तो हम आप देख रहे हैं कि उस लैटिन अमेरिका में जहां जहां गवर्नमेंट बनी प्रोग्रेसिव, उन सारी गवर्नमेंट्स को नेस्तनाबूद अमेरिका की हुकूमत ने करवाया, उनके अंदर ही भीतर घात करके भी करवाया। और ये वहां की ही केवल कहानी नहीं थी, अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर भी ऐसा ही किया गया। जब लुमुम्बा एक यंगस्टर पढ़ लिख करके वहां पर कांगो देश का हेड बन गया, उसका मर्डर किया गया, उसकी तो बॉडी ही नहीं मिली। ये आज की कहानी नहीं, आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके ले गए। यही है साम्राज्यवाद का इतिहास। वो फांसीवादी भी होते हैं, वो नाजीवादी भी होते हैं, हिटलर और मुसोलिनी की तरह। दूसरे देशों के बाजार और मंडियों को कब्जा करना, उनके प्राकृतिक साधनों को कब्जा करना, उनके देश के मजदूरों की सस्ती मजदूरी से मुनाफा कमाना और अपने देश ले जाना, वो दौर भी था। और आज का दौर है जिसमें आप अपने देश में भी बैठे हुए दूसरे देशों की बाजारों और मंडियों पे कब्जा कर सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं, डरा सकते हैं। जैसे ट्रंप कह रहा है 25% टैरिफ, फिर बोला नहीं केवल 25 नहीं 25% और तुम रूस से तेल लेते हो उसका फाइन, तो 50%। पिछले दिनों उसने कहा मैं 75% कर दूंगा। ये धमकियां जो हो रही हैं ये क्या है? अगर हुकूमत की पीछे पीड़ की हड्डी है ही नहीं, उनकी कमर की हड्डी नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार की, तभी तो वो ट्रंप के खिलाफ बोलते नहीं। इतनी बार बेइज्जती कर दिया हमारे मुल्क की कि मैंने सीज फायर कराया, इंडिया और पाकिस्तान में मैंने सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी कहा कि नहीं कराया? और तो और 10 दिन पहले तो उसने यह भी बोल दिया मैंने सीज फायर कराया और उसके बाद मेरे को जो मैंने धमकी दिया, बिजनेस करोगे कि नहीं, सीज फायर करोगे कि नहीं। फिर मेरे को प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोन आया। वो क्लेम कर रहा है कि इन्होंने फोन किया मुझे और कहा कि हाँ हम लड़ाई रोक देंगे। इसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। तो आज दुनिया में अगर साम्राज्यवादी ताकतें नंगे होके हर मुल्क को डरा रही हैं, ऐसे में हम हिंदुस्तान में हैं जहां की हुकूमत
उन साम्राज्यवादियों के आगे पूंछ हिलाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अपने स्थानों का इस्तेमाल करना है, अपने संगठनों को आगे बढ़ाते हुए, संघर्षों के रास्ते तय करते हुए, संघर्षों को मैदान में शक्ल देते हुए, वो सब जिम्मेदारियों को का एहसास हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में, हर उद्घाटन में, हर मीटिंग में इस चीज का एहसास चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और हम तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, हम यूं ही कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। 750 और 800 करोड़ के बीच बीच में आबादी है पूरी दुनिया के। अब उसमें लगभग 150 करोड़ तो अब हम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हर छठा व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर हिंदुस्तानी है। 200 देशों में से जो कुल आबादी है उसमें से आप देखिए कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी बड़ी है। हिंदुस्तान किस तरफ करवट बदलता है उससे बहुत सारे मुल्क उससे रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए हम सही चलते हैं तो बहुत सारे देशों को ताकत मिलती है। अगर हम बिखराव की तरफ, टूटन की तरफ और बिल्कुल ही पूंजीवादी साम्राज्यवादी सोच के साथ खड़ा हो जाता है हमारा मुल्क, तो बहुत सारे देशों के हालात और भी दयनीय हो जाएंगे। ये हमें समझना चाहिए। हम वो मुल्क हैं जिसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करवाई। पंडित नेहरू और नासिर और हो ची मिन और मार्शल टीटो, ये सब मिल करके उस नींव को डाले थे जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन को दिखाई नहीं देता अब। और इस हुकूमत ने तो आके सार्क देशों की भी जो दोस्ती थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। पहली बार 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबको इनवाइट किया। सबको लगा कि अच्छा है, ये साउथ एशिया में सार्क देशों में दोस्ती हो जाएगी, हमारा व्यापार एक दूसरे के साथ चलेगा, हम एक दूसरे की इकोनॉमी को, अर्थतंत्र को मदद कर पाएंगे। लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री बनते हुए सबकी सिर्फ उसने तारीफें लेनी थी, वो करवाया। उसके बाद से सार्क का क्या हश्र किया है। ये पूरा का पूरा गुट आज बिखरा हुआ है और इसका फायदा अगर कोई उठा सकता है तो साम्राज्यवादी ताकतें उठा सकती। इसलिए इस माहौल के अंदर हम हैं, जिस माहौल में पूरी दुनिया में युद्ध का बादल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हम लोगों को वेनेजुएला के ऊपर हुए हमले, उनके नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा का प्रस्ताव यहां पर लेना चाहिए। साथियों ने कहा वो बना रहे हैं, वो निंदा का प्रस्ताव हमें लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहां से किसी ने उठ के बोल दिया, अरे देखो ट्रंप वहां घुसा, उसको गिरफ्तार करके ले गया, तुम भी जाओ पाकिस्तान में जाओ, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले आओ। बे पागल है, ये कुछ लोगों ने बयान दिया इंडिया में। ये सिरफिरापन है। स्टेबिलिटी ही अर्थतंत्र को ठीक कर सकती है, इनस्टेबिलिटी नहीं कर सकती है। इसलिए अस्थिरता का माहौल, युद्ध का माहौल कभी भी मजदूरों के हक में नहीं रहा, मेहनत कशों के हक में नहीं रहा। तो दुनिया में शांति चाहिए। मैं अपने मुल्क की बात करूं साथियों, बहुत बुरे दौर में हम हैं। नेपाल में कुछ हुआ, अभी सुलझा नहीं है, वहां भी अभी इलेक्शन होनी है, मालूम नहीं क्या होगा। अगर वाम पक्ष, मजदूर आंदोलन की पैरवी करने वाले लोग अगर मैच्योरिटी और परिपक्वता नहीं दिखाते हैं तो क्या हाल होता है आप देख सकते हैं। आप और हम क्या कह रहे थे, देखो नेपाल से सीखो, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो गईं, एक होके नेपाल की कुर्सी पे आ गए, अब वहां लाल झंडे का राज है। लेकिन एक साथ आके भी एक साथ चल नहीं पाए। हर 1 साल 1.5 साल पे वहां सरकार बदलती रही
और अल्टीमेटली अब क्या सिचुएशन है? पूरी अनिश्चितता की सिचुएशन है हमारे पड़ोस में। आप श्रीलंका देखते हैं, वहां के लोग वहां की खराब आर्थिक हालात के चलते हुए, नौजवानों की बेहद अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को देखते हुए, वहां पर किस ढंग से लोग प्रेसिडेंट के घर में घुस गए थे, उसी के महल में। समय लगा, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर लाल झंडे को मानने वाले शख्सियत जो है वहां राष्ट्रपति हुए। अब श्रीलंका किस ढंग से चलेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो वहां के लोगों को देखना है। वो एक पॉजिटिव चीज हमारे दक्षिण में हुई, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ? जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान के घर को तहस नहस किया गया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, उनकी लाइब्रेरी जला दी गई, वहां के सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिन महिला जजेस की मूर्तियां थी उनको उजाड़ा गया। वहां पर यूथ नाराज था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। शेख हसीना की गलती थी कि उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया। ये सब एक तरफ समझ में आता है, पर यह भी समझ लेना चाहिए कि उस आंदोलन के बीच वो लोग घुस गए जो बुनियादी तौर पे बांग्लादेश की आजादी के हक में नहीं थे, जो उस हिस्से को, ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही रखना चाहते थे। जैसे यहां आरएसएस की ताकतें हैं, वैसे ही वहां की जो ताकतें हैं मुस्लिम फिरका परस्ती की, वो वहां पर काबिज होना चाहते हैं, मजदूरों और किसानों के विरुद्ध हैं। ये हालात वहां पैदा हुए। अब क्या होगा कह नहीं सकते, चुनाव होने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पर जो इस किस्म की सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिनके चलते हुए हिंदू समुदाय के कुछ लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, वो खुराक किसको मिल रही है? हिंदुस्तान के आरएसएस के लोगों को खुराक मिल रही है, यहाँ के बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को खुराक मिल रही है। इसलिए हमारे आसपास या दुनिया के किसी भी जगह पे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वो घटनाक्रम अल्टीमेटली आपके मुल्क के अंदर असर डालते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी हमें परवाह नहीं। परवाह है, हर चीज किसी भी कोने में होने वाली हमारे मुल्क के ऊपर भी असर डाल रही है। और आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपके बिहार में भी एक हत्या हुई है पिछले दिनों के अंदर। अब वहां पर हिंदू समुदाय पे हमला है तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय पे हमला। अरे अगर वो गलत है तो यहाँ जो हो रहा है वो भी गलत है। दुनिया के किसी भी देश में जो माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, उस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो उस मुल्क के रहने वाले हैं। वहां की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा करें। उसमें हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि यहां है तो हम पीट सकते हैं, बांग्लादेश में माइनॉरिटी वाले हैं तो वो नहीं पीटे। ये तो जो खराब दिमाग के लोग हैं, जो बुनियादी तौर पे फिरका परस्त हैं, वो किसी भी मजहब के अंदर हो, वो तो यही व्यवहार करेंगे। इसलिए आज जिस दौर में हम यहां पर हॉल में मौजूद हैं, ये दौर काफी भयावह है। ये फंक्शन तो बहुत लंबा नहीं करना, हमारी ट्रेड यूनियन की मीटिंग भी है, पर मैं 2-3 बात जरूर और कहूंगी। हम भी बहुत आराम से नहीं हैं, बारूद के ढेर पे बैठे हैं, इसको हमें समझना चाहिए। ऑलमोस्ट 65% आबादी 35 बरस से नीचे की है और घोर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौजवान बहुत परेशान है। वो विषय पॉलिटिकल पार्टीज का ही नहीं, हमारी ट्रेड यूनियंस का भी मुद्दा है। वो हमारे भविष्य के कर्मी हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, हमारे कर्मचारी साथी हैं,
उनको रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो हमारी कतारों में होंगे। उनका प्रश्न है, और ये एक सच्चाई है कि भयंकर हालात हो रहे हैं जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, बेरोजगारी का प्रश्न है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही। ठेका पे काम, आउटसोर्सिंग, यही सबसे ज्यादा है। और अब सरकार रोजगार देना नहीं चाहती, यूनियंस उसके लिए लड़ती हैं, यूनियन संघर्ष करती हैं, सरकार की नीतियों को चुनौती देती हैं, तो यूनियन मुआफिक नहीं है गवर्नमेंट के। इसलिए ट्रेड यूनियंस पे हमला जारी है। किसान मांग करें तो किसान आंदोलन पे हमला है, और मजदूर यूनियन आवाज उठाएं तो उनके ऊपर हमला है। और उसमें हम ये देख रहे हैं, ये जो लगातार हमने लड़ाई लड़ी कि लेबर कोड नहीं लागू होने चाहिए, सरकार ने ट्रेड यूनियनों से बात किए बिना ये लेबर कोड बनाए, श्रम कानून बनाए, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस किए बना इन श्रम कानूनों को लाया गया, और अचानक 21 नवंबर को नोटिफाई कर दिया। और उससे केवल 8 दिन पहले सरकार ने 13 नवंबर को एक श्रम नीति के ऊपर चर्चा कराई, वो भी हमारी मांगों से, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वो नई श्रम शक्ति नीति 2025 के नाम से लाए हैं। आइडिया क्या है उनका, मैं उसी पे ही थोड़ी सी बात कहना चाहती हूं। उनके मुताबिक वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है। उनके मुताबिक जो मजदूर है, जो सेवा करता है और जो श्रमिक है, ये उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सारे के सारे शूद्र है। जो कानून हमने 150 बरस की लड़ाई के बाद हासिल किए, अंग्रेजी राज से 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक, और उसके बाद अपने आजाद हिंदुस्तान में आजाद हुकूमतों से, उन सारे कानूनों पे वो पानी फेर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपना फलसफा दे रहे हैं। फलसफा क्या है? जो उन्होंने श्रम नीति बनाई है उसमें ट्रेड यूनियन का जिक्र नहीं है, उसमें मजदूरों का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ मालिकों के हक हैं। उसके अंदर लेबर कोड को लागू करने के रास्ते बताए गए हैं। उसके अंदर वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों को कोट किया गया है। अब आप सोचिए, श्रम नीति में उन स्मृतियों का क्या लेना देना, लेकिन उनको कोट किया गया है। क्यों कोट किया गया है? क्योंकि वो मजदूर को गुलाम बनाना चाहते हैं और यूनियंस को खत्म करना चाहते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने श्रम शक्ति नीति लाया है। उसके मुताबिक 2-3 ही मैं उसकी झलकियां बताती हूं। उसके मुताबिक क्या है? वेतन पाना आपका अधिकार नहीं है। मेरी बैठी है यहां पर स्कीम वर्कर्स, इनको तो मानदेय मिलता है, वेतन भी नहीं मिलता। ये कह रही हमें रेगुलर एम्प्लॉय बनाओ, हमें वेतन की श्रेणी में लाओ और हम श्रमिक के रूप में अपने अधिकार हासिल करें। सरकार कह रही है वेतन का ही अधिकार नहीं तुम्हें, वेतन मांग नहीं सकते, ये मालिक की मर्जी है वो देगा कि नहीं। और अगर तुमने वेतन पा लिया और मालिक खुश नहीं हुए काम से, आपका वेतन आपसे वापस ले लिया जाएगा। उन स्मृतियों के मुताबिक यह है कि अगर तुम, उन्होंने मालिक को कहा, एम्प्लॉयर को कहा है, अगर तुम खाना और कपड़ा के अलावा उसको धन देते हो तो तुम पाप कर रहे हो। उसको पाप का डर दिखाती हैं ये स्मृतियां। और अगर तुमने कोई गलती कर दी काम के स्थान पे, और मालिक तो अपर कास्ट हुआ करते हैं,
क्योंकि मजदूर कभी ना व्यापारी बन सकता है, ना नेता बन सकता है, ना बिजनेसमैन बन सकता है। ये लिखा है उसमें, स्मृतियों में ये लिखा है, जिन स्मृतियों को कोट किया है इन्होंने। और इसलिए अगर अपने मालिक की तुमने इंसल्ट कर दी तो समझेंगे कि शूद्र ने एक अपर कास्ट की इंसल्ट कर दी। उसका मतलब क्या है? तुम्हारे होंठ काटे जा सकते हैं, यह कानून होगा। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है, यह कानून होगा। बंदा पूछे तुम श्रम नीति ला रहे हो, वो सारी स्मृतियों को इसमें क्यों कोट कर रहे हो? सिर्फ स्मृतियों का जिक्र है। हमारे 150 साल की लड़ाई से जो हमने कानून हासिल किए उसको कह रहे हैं ये बड़े पुराने हो गए हैं। लेकिन 1000 बरस पहले, 5000 बरस पहले जो सब कुछ था उसने तय कर दिया है कि श्रमिक का क्या स्थान है, मजदूर का क्या स्थान है, और इसलिए हम उसी को स्थापित करेंगे। यहां मजदूर वर्ग को ले जा रहे हैं। आप जो सारे ट्रेड यूनियंस वाले बैठे हो, आप जब लेबर कोड्स पे क्लास करोगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन लेबर कोड्स का माने है यूनियन बनाना मुश्किल, रजिस्टर कराना मुश्किल, उसका डी रजिस्ट्रेशन आसान, उसका डी रिकॉग्निशन आसान, कंसिलिएशन मुश्किल। लेबर कोड्स बंद किए जा रहे हैं, केवल ट्राइब्यूनल सेट किए जा रहे हैं। वेतन की, वेज की, मेहनतामे की परिभाषा बदली जा रही है। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में आपकी सेफ्टी को फेंका जा रहा है खुले मैदान के अंदर, कोई सुनवाई होने की नहीं। और हम लोगों ने नेगा के कानून को जो बर्बाद किया उसके खिलाफ, किसानों के जो सीड बिल आया उसके खिलाफ, जो परमाणु का बिल आया उसके खिलाफ, जो निजीकरण का रास्ता अपनाया हुआ सरकार ने उसके खिलाफ 12 फरवरी को सारी ट्रेड यूनियंस की तरफ से हड़ताल का हमने नारा दिया है। उससे पहले तैयारियां, कैंपेन सब चलेगा जिसमें हमें बताना होगा कि ये कोड्स कितने खतरनाक हैं। ये कोड हमारे हड़ताल के हक को खत्म कर रही हैं। जिस दिन हड़ताल का नोटिस दोगे वही कंसिलिएशन पीरियड होगा, और कंसिलिएशन पीरियड में हड़ताल नहीं हो सकती। अगर आप करोगे तो वो गैर कानूनी है। तो हड़ताल का हक भी छीन रहे हैं, वेज को भी बदल रहे हैं, आपके यूनियन की रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहने देंगे। तो हर हालात से जो सिचुएशन पैदा की जा रही है वो बहुत ही मजदूर आंदोलन के विपरीत है। करो या मरो की स्थिति है। या अपने अधिकारों को बचा लो जो लड़के लिए थे, और या तैयार रहो दबाए और कुचले जाओगे। इसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन है जो मनरेगा के कानून को बर्बाद किया इन्होंने। और मैं कहना चाह रही हूं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उन सबको मैं कह रही हूं, उस वेलफेयर स्कीम को उन्होंने खत्म किया है। अगली आप लोगों की बारी है। हमारा हिंदुस्तान प्रियम्बल के अंदर लिखता है कि हम डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। हम लोग, हम भारत के लोग। तो सोशलिज्म तो अभी बहुत दूर है। एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हिंदुस्तान था। उस वेलफेयर स्टेट के अंदर भी ये सरकार वेलफेयर के सारे कंसेप्ट को दफन कर रही है। और मनरेगा उसमें से है। जो डिमांड बेस था, सरकार ने अपने ऊपर अधिकार ले लिए। और शुरुआत स्कीम वर्कर से की थी। केंद्र 90% पैसा देता था, केवल 10% राज्य ने खर्च करने होते थे। उस रेशो को इन्होंने बदल दिया। आंगनवाड़ी का भी बदला, आशा वर्कर का भी बदला, मध्याह्न भोजन का भी बदला। और अब इसके अंदर मनरेगा में उसका डिमांड का आधार था कि जहां से मांग उठेगी वहां काम देना पड़ेगा, जॉब कार्ड देना पड़ेगा, जॉब नहीं दोगे तो भी पैसा देना पड़ेगा। उसको हटा के इन्होंने सप्लाई बेस्ड किया है। सरकार तय करेगी कहां पैसा देना है, कहां नहीं देना है। तो जहां बीजेपी की सरकारें होंगी वहां पैसा आएगा, जहां अपोजिशन पार्टियों की सरकारें होंगी वहां पैसा नहीं जाएगा। तो अब वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को भी ये बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चुनौतियां कम नहीं हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।
इन चुनौतियों के बीच में से हमें अपने को, संगठनों को मजबूत करते हुए, लड़ाई को लड़ते हुए, लेबर के जो कोड आए हैं उनको ध्वस्त करते हुए, ना स्वीकार करते हुए, इनकी श्रम शक्ति नीति को भी दफन करते हुए हम नहीं कबूल करेंगे, उस तरफ हमको बढ़ना होगा। यही किसान आंदोलन ने ठाना है लड़ेंगे, यही मजदूर आंदोलन ठान रहा है कि लड़ेंगे, और यही समाज के हर हिस्से को आगे बढ़ के लड़ना होगा। अभी आपकी इस सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर अरुण कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने पार्लियामेंट पे प्रदर्शन किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ, जहां वो मजदूर को यहां ताला लगाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम सिर्फ यूं कर सकते हो, तुम यूं नहीं कर सकते हो, तुम पूछ नहीं सकते हो, तुम स्वीकार करो सिर्फ सिर झुका के। तो ये वो हमारी जो अगली नस्लें हैं उनके यहां गोबर भरने के लिए, उनको दकियानूस बनाने के लिए, उनको जी हुजूर बनाने के लिए वो किंतु परंतु नहीं करें, कोई सवाल नहीं करें, ऐसे गधे बनाने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसका सिलेबस और करिकुलम इसी किस्म का बना रहे हैं वो। तो इसलिए हर मोर्चे पे उनकी पिटाई है, हर मोर्चे पे, और हर मोर्चे पे लड़ाई तेज होनी है। तो अपने अपने मोर्चे की लड़ाई के साथ साथ हर मोर्चा जो लड़ रहा है उसके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है कॉमरेड, उसके बिना गुजारा नहीं है। अब हम अपने अपने संकुचित दायरे में रह के इस तरीके की फांसीवादी नाजीवादी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन ताकतों का मुकाबला करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सोचना होगा अपने लेवल पे एक साथ जुड़ने का, मजदूर आंदोलनों को एक साथ चलना होगा, किसान आंदोलनों को चलना होगा, शिक्षकों विद्यार्थियों के आंदोलनों को, महिला आंदोलनों को, सभी आंदोलनों को अपनी लड़ाइयों के साथ साथ एक दूसरे के साथ ब्रिज बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हुकूमत के दौर में हम इस वक्त हैं। ये हेड ग्वार के चेले, गुरु गोलवलकर के चेले, हेड ग्वार जिसने आरएसएस बनाई और गुरु गोलवलकर ने हेड ग्वार के बाद जो आरएसएस चलाई, जिनके दौर में इतनी नफरत फैलाई गई कि महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। जिस सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि गुरु गोलवलकर तुम लोगों ने इतना जहर फैलाया, तुम इतने जबरदस्त कम्युनली भरे हुए लोग हो कि गांधी जी की जान ले ली लोगों ने, तुम्हारे पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए हम? ये चिट्ठी लिखी और उन पे प्रतिबंध लगाया। साल के बाद माफी मांगी इन्होंने और कहा कि हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे, प्रतिबंध हटा दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा प्रतिबंध नहीं हटना चाहिए, वो होम मिनिस्टर थे। जिस नेहरू को रात दिन ये गाली देते हैं, उसी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा शायद ये सीख जाएं, माफ कर दो, प्रतिबंध हटा दो, देश आजाद हो चुका है, शायद कुछ समझ जाए। तो जिसको गाली देते हैं उसकी वजह से प्रतिबंध हटा, जो प्रतिबंध नहीं हटाना चाहता था उसी का बड़ा बुत खड़ा कर दिया है ताकि सच्चाई उसके बुत के नीचे दब जाए। दबेगी नहीं ना, आप और हम हैं ना बोलने के लिए, ये बातें तो रुकेंगी नहीं। दुनिया भर की लाइब्रेरीज में मौजूद है, हिंदुस्तान की लाइब्रेरीज को उजाड़ भी दोगे तो क्या हुआ, आर्काइव्स में बहुत कुछ मौजूद है। इसलिए ये सच्चाइयां हैं, ये सच है। हेड ग्वार ने ये कहा कि मेरी दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं है, मेरी दुश्मनी क्रिश्चियन, मुसलमान और लाल झंडे से है। ये सच है कि हेड ग्वार ने कहा ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब भटके हुए नौजवान हैं, हम सबको समझा लेंगे। ये सच है कि उन्होंने ये कहा, नरेंद्र मोदी के उस संस्थापक गुरु ने, कि हिटलर और मुसोलिनी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, नाजीवाद और फांसीवाद हमारा फलसफा है। तो वही लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, और गुरु गोलवलकर ने जो कहा उसको ये लागू कर रहे हैं, हेड ग्वार ने जो कहा उसको लागू कर रहे हैं। गुरु गोलवलकर ने क्या कहा? उसने कहा अगर मजबूती से राज करना है तो अपने 2-3 मित्रों के हवाले जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा और पूंजी है, 2-3 मित्रों के हवाले करो
और 95% जनता को खाने का मोहताज रखो। तो क्या इसीलिए 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं? गरीबी और मुफलिसी बढ़ाओ, बेरोजगारी को और बढ़ाओ, और 10,000 चुनाव के मौके पे महिलाओं को बांटो और वोट ले लो। जितनी वेलफेयर स्कीम्स है उनको ठप कर दो, लेकिन तुम चुनाव के दौरान में कुछ करो, पैसे दो और वोट लो। ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है साथियों। इसलिए हर समाज का, हमारी सरकार का हर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसमें आरएसएस घुसाई है इन्होंने, हर इंस्टीट्यूशन को तबाह किया है। इसलिए सत्ता में बैठे हैं, आए बाएं काएं, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बैकग्राउंड में हमको काम करना है। उस बैकग्राउंड में काम करते हुए बहुत मेहनत की जरूरत है साथियों। यहां भी मेहनत करनी जरूरी है, शारीरिक मेहनत भी करनी जरूरी है, वैचारिक मेहनत जरूरी है, और हर क्षेत्र के साथ जुड़ने की क्षमता को बिल्ड करना जरूरी है। उसी हिसाब से मैं IITUC की तरफ से आज के इस मौके के ऊपर कॉमरेड जगन्नाथ सरकार को रेड सैल्यूट कहते हुए, कॉमरेड गौरी दी को रेड सैल्यूट कहते हुए, हमारे TU के महान नेता कॉमरेड केदार को रेड सैल्यूट कहते हुए आप सबसे ये आशा करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जिन जिन आंदोलनों के साथ आप जुड़े हैं, जिन संगठनों के साथ आप जुड़े हैं, यहाँ पर वो केदार इंस्टीट्यूट के साथी बहुत बड़ा काम किए मिलकर के टक के साथ, ये सारा जो रिपेयर और सब चीज़ का काम था, उन सब संस्थानों का रोल आज बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको एक दूसरे की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मुल्क कष्ट में है, उसको उस कष्ट से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसी ने नहीं दी कॉमरेड, हमें किसी ने नहीं दी, हमने ली है। अगर त्याग करना है, कुर्बान होना है, कष्ट उठाना है, तो किसी ने थोड़ी पकड़ के हमको कहा कि आ जाओ। ये हमारा अपना चुना हुआ रास्ता है, हम में से हर एक का। हमने स्वतः चुना है ये रास्ता, और इसलिए स्वतः चुना हुआ रास्ता जब हम समाज के प्रति समर्पित हैं तो हम अपने हर नेता से प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप अपने आप में प्रतिज्ञा लेंगे, आज के मौके के ऊपर शपथ लेंगे, और अपने मुल्क पे और दुनिया पे जो इस वक्त मुश्किलों का दौर है, उस मुश्किलों के दौर में अपने संगठनों को मजबूत करते हुए इस दौर को हम पार करेंगे। साथी, जीत तो होगी। यहाँ मैं ये पढ़ रही थी, ये मजदूर के बारे में है। अरे लल्लन उठो जरा, हम क्या हैं कभी दिखला देंगे, हम नज़्मे कुहन को ढा देंगे, हम अर्ज ओ समा को हिला देंगे। मजदूर हैं हम जिस्म में ताकत रखते हैं, सीनों में हरारत रखते हैं, हम अज़्म बगावत रखते हैं। मजदूर हैं हम। जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में क़यामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे। मजदूर हैं हम। थैंक यू कॉमरेड। धन्यवाद कॉमरेड अमरजीत कौर, आपके इस ओजस्वी भाषण ने हम सबको उत्प्रेरित किया। दिनकर की एक कविता है कि कितनी धीमी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। हमने जो ये छोटी सी आज़ादी हासिल की, हमने जो छोटे छोटे अधिकार हासिल किए, हमने जो लोकतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा हासिल किया, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही मिटने लगी हैं, समाप्त होने लगी हैं। अमरजीत कौर बहुत अच्छी बात कह रही थी कि सबको अपनी अपनी मेड़ें तोड़नी होंगी।
और अपनी अपनी मेड़ों को तोड़ देने के बाद जो महानदी बनेगी, वही महानदी फिर से उन अधिकारों की बहाली, उस लोकतंत्र की बहाली, उस जन्नत, जिस जन्नत का हम स्वप्न देखते हैं, उसकी बहाली कर सकेगी।